हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई हमेशा की तरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हमारा टॉपिक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चल रहा है। काफ़ी सारा डिस्कशन ऑलरेडी हम कर चुके। न्यूटन के तीनों लॉज को डिस्कस कर लिया है। उन लॉज में जो फाइन डिटेल्स हैं, जिन बातों को आपने ध्यान रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, वो सारा डिस्कशन हो चुका है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय कितने तरह के फोर्सेस आपको डील करने पड़ेंगे, हैंडल करने पड़ेंगे, वो सारे फोर्सेस डिस्कस हो चुके हैं। उन फोर्सेस वो फोर्सेस कब एक्टिवेट होंगे, कब नहीं होंगे, किस डायरेक्शन में काम करेंगे, ये सारा डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, इंटरनल फोर्स क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सारा डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप नहीं देख पाए तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए वो कंसेप्ट का क्लियर होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके वो कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, आप न्यूमेरिकल सीधा सीधा हाथ डाल सकते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो अब आप देखिए, आज हम सीखेंगे, कोशिश करेंगे सीखने की कि जब इन लॉज को आप अप्लाई करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, बहुत आसान है। देखिए, फॉर्मूले की बात करें तो लिमिटेड फार्मूला है आपका। मैक्सिमम क्वेश्चन में ये फार्मूला लगेगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कहीं पे मोमेंटम से रिलेटेड बात हो रही होगी, चेंज इन मोमेंटम, तो ये है ना, फोर्स का और मोमेंटम का रिलेशन। कांस्टेंट फोर्स है तो ऐसे लिखते हैं, वेरिएबल फोर्स है तो ऐसे लिखते हैं। इंपल्स की बात हो रही है तो ये इंपल्स का फॉर्मूला है, ये कांस्टेंट फोर्स के लिए है, ये वेरिएबल फोर्स के लिए है। जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि डिटेल में डिस्कशन। इंपल्स में तो मैंने पूरा वीडियो बनाया है और आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं हमेशा आपसे कहता हूँ पूरा देखिए, कंटिन्यूएशन में देखिए, हर चीज़ आपस में कनेक्टेड है। बीच में से देख के आधी अधूरी बात समझ के कोई फायदा नहीं है। आपकी चॉइस है, एडवाइजेबल है, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूले बड़े लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं है तामझाम। ठीक है, सवाल है कि इनको अप्लाई करते समय किन बातों का ध्यान आपको रखना है। तो देखिए, हम क्या करते हैं, बेटर यह है कि एक सिचुएशन लेके चलते हैं, उसी से सीख लेते हैं कौन कौन सी बात, और वही बातें आपके हर न्यूमेरिकल में काम आने वाली। एक सिचुएशन ले लेते हैं। सिचुएशन ये है कि मान लीजिए कोई इंक्लाइन प्लेन है और इसका इंक्लिनेशन थीटा है। एक ब्लॉक यहाँ रखा है, इसका मास m है, और इसको हमने एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया है, और स्ट्रिंग का दूसरा एंड जो है वो एक दूसरे ब्लॉक के साथ अटैच्ड है, और ये एक फिक्स पुली है। ये सिचुएशन है। अब आपसे ये भी दे रखा है कि ये जो पुली है ये मासलेस है और फ्रिक्शन नहीं है इसमें। देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द पुली एंड द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में और पुली में किसी तरह का कोई फ्रिक्शन नहीं है। स्ट्रिंग भी मासलेस है, पुली भी मासलेस है। ठीक है, और यहां पे इस ब्लॉक की और इस इंक्लाइन प्लेन की जो सरफेस कांटेक्ट में है, यहां फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपको दे रखा है म्यू, ये दे रखा है। अब आपसे कह रहे हैं कि आप एक्सेलरेशन बताइए, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम का एक्सेलरेशन बताइए, क्योंकि ये एक कंस्ट्रेंट मोशन है। कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है कि जिस मोशन, ऐसा मोशन जिसमें बॉडी इंडिपेंडेंटली मूव नहीं कर सकती। ये दोनों ब्लॉक आपस में एक स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, तो जिधर ये जाएगा उधर ही इसके पीछे पीछे ये भी आएगा। जो एक्सेलरेशन इसका होगा वही एक्सेलरेशन इसका भी होगा। हालांकि हर तरह के कंस्ट्रेंट मोशन में ये चीज़ नहीं एप्लीकेबल है, यहाँ अप्लाई हो रही है। हर तरह के कंस्ट्रेंट मोशन में ऐसा नहीं होगा, लेकिन कंस्ट्रेंट मोशन में ये बात पक्की है कि बॉडी इंडिपेंडेंटली मूव नहीं कर सकती, वो दूसरी बॉडी पे डिपेंडेंट करती है ना। यानी इसका मोशन इसके मोशन पे डिपेंड करेगा, या इसका मोशन इसके मोशन पे डिपेंड करेगा। ऐसे मोशन को कंस्ट्रेंट मोशन हम कहते हैं। ठीक है, तो आपको एक्सेलरेशन बताना है सिस्टम का। और ये ऐसी सिचुएशन है कि इस सिचुएशन में जो एक्सेलरेशन इसका होगा वो इसका भी होगा, डायरेक्शन का जरूर डिफरेंस होगा, लेकिन वैल्यू सेम आई। ठीक है, तो अब क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है तो फॉर्मूला ये लगेगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक बार ये फॉर्मूला इसके लिए लगेगा और एक बार ये फॉर्मूला इसके लिए लगेगा। तो मुझे देखना पड़ेगा कि इस पे क्या नेट एक्सटर्नल फोर्स है और इस पे क्या नेट एक्सटर्नल फोर्स है, ये मुझे देखना पड़ेगा। तो उसके लिए पहला स्टेप क्या है,
पहला स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1 क्या है? मार्क ऑल द फोर्सेस। सारे फोर्सेस को मार्क करिए। अब यहां पे आपके वो डिस्कशन काम आएगा जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि कौन कौन से फोर्सेस होंगे इन्वॉल्व, ये पता होना चाहिए। उन फोर्सेस का क्या डायरेक्शन होगा ये भी पता होना चाहिए। ये डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब आप यूज कर रहे हैं। तो मैं सारे फोर्सेस मार्क कर रहा हूं, ठीक है। पहले हम इस ब्लॉक के लिए करते हैं। तो इसका मास m है, तो डेफिनेटली इसका वेट लग रहा होगा mg वर्टिकली डाउनवर्ड। ये वो फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। डेफिनेटली ये बॉडी भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रही होगी, लेकिन अर्थ हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं है यहाँ पे। तो अर्थ पे ये बॉडी जो फोर्स लगा रही होगी उसको हम भूल जाते हैं। एक्शन रिएक्शन लॉ क्या कहता है कि फोर्सेस हमेशा पेयर में होते हैं। तो अगर अर्थ इसको इतने फोर्स से अटैक कर रही है तो ये बॉडी भी अर्थ को अपनी तरफ इतने ही फोर्स से अटैक कर रही होगी। भले ही अर्थ का उस फोर्स से कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसका जरूर बिगड़ जाएगा। बिगड़ जाएगा मतलब इस पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो हमने इसका वेट मार्क किया और वेट का डायरेक्शन मैंने बताया था ऑलवेज एक्स वर्टिकली डाउनवर्ड। कहीं भी बॉडी रखी हो ये ऐसे ही लगता है, काम आ रहा है, देखो डायरेक्शन, ठीक है। अब ये बॉडी आपने इस सरफेस पे रखी है, तो इस सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा इस पे एन। रिएक्शन फोर्स का डायरेक्शन भी बताया था कि सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। जो सरफेस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रही है तो वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उस सरफेस के परपेंडिकुलर काम करता है। तो सरफेस ये है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर है, ये भी सही है। अब आया टेंशन। इस स्ट्रिंग में एक टेंशन होगा डेफिनेटली, और मैंने बताया था आपको कि अगर स्ट्रिंग आपकी मासलेस है और किसी तरह का कोई फ्रिक्शन स्ट्रिंग और पुली के बीच में नहीं है तो फिर पूरी स्ट्रिंग का टेंशन एक जैसा होता है, ठीक है। तो और टेंशन का डायरेक्शन भी बताया था कि टेंशन किस डायरेक्शन में काम करता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अपोजिट। तो स्ट्रिंग का और इस ब्लॉक का ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इसके अपोजिट टेंशन काम कर रहा होगा। टेंशन हो गया। अगर इस ब्लॉक के हिसाब से देखो तो इस स्ट्रिंग का और ब्लॉक का कांटेक्ट पॉइंट यहाँ पर है, इसके अपोजिट टेंशन इतना ही यहाँ भी लग रहा होगा। वापस यहाँ आ जाते हैं। अब फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स आपको याद होगा, मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया था कि फ्रिक्शनल फोर्स मोशन का नहीं, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन बनाने से पहले आपको मोशन का पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे जो सिचुएशन है ना, अब ये सिस्टम ऐसे भी जा सकता है कि मान लो ये ब्लॉक नीचे स्लाइड कर रहा हो और ये ऊपर जा रहा हो, ऐसा हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि ये नीचे जा रहा हो और ये इधर जा रहा हो। अब सवाल है इसमें से कौन सी सिचुएशन हम लें। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप कोई सा डायरेक्शन ले लीजिए, कोई सा ले लीजिए, और है ना। तो मान लो मैंने सेलेक्ट किया कि ये सिस्टम ऐसे जा रहा है। अब आप कहेंगे सर आपने कैसे ले लिया, या हम कैसे मान लेंगे। तो इसलिए मान लेंगे कि ठीक है, हो सकता है ये डायरेक्शन जो आपने लिया हो, सिस्टम ऐसे न जा रहा हो, ऐसा हो सकता है, इसका उल्टा हो रहा हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप कोई भी डायरेक्शन आंख बंद करके ले लीजिए। अगर ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन या इस मोशन का डायरेक्शन आपने गलत लिया होगा, मतलब आपने लिया है ऐसे जबकि एक्चुअल में सिस्टम जा रहा है इधर, तो जब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो वो माइनस में आ जाएगी। और अगर आपने सही डायरेक्शन लिया होगा, एक्चुअल में सिस्टम ऐसे ही जा रहा होगा, तो प्लस में आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये कंफ्यूजन भी खत्म हो गया। अब क्योंकि मैंने एज्यूम कर लिया कि सिस्टम इधर को जा रहा है, मतलब ये ब्लॉक नीचे जा रहा है और ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ये मैंने एज्यूम कर लिया, तो अब मैं फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन मार्क करने की पोजीशन में हूँ। तो ब्लॉक इस इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में इधर जा रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स डेफिनेटली ब्लॉक में इधर लग रहा होगा। ब्लॉक में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा वो इधर लग रहा होगा। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स इस इंक्लाइन प्लेन की सरफेस ने ब्लॉक पे लगाया है। इतना ही फ्रिक्शन ये ब्लॉक इस इंक्लाइन प्लेन पे इधर को लगा रहा होगा, क्योंकि रिलेटिव मोशन इंक्लाइन प्लेन का अपोजिट होगा। अगर ये ब्लॉक इस इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में इधर जा रहा है, तो ब्लॉक के रेस्पेक्ट में इंक्लाइन प्लेन इधर जा रहा है, तो इंक्लाइन प्लेन के लिए फ्रिक्शन इतना ही इधर आ जाएगा। लेकिन इंक्लाइन प्लेन के मोशन को हमने नहीं डिस्कस करना है यहाँ पे, इसलिए उसको हम मार्क नहीं कर रहे, ठीक है। अब सारे फोर्सेस आपने मार्क कर दी। अब इस ब्लॉक के लिए कर देते हैं। तो टेंशन तो ऑलरेडी आप कर चुके हैं, ये इसका वेट और लग रहा होगा, बाकी कोई फोर्स इस पे नहीं लग रहा होगा, क्योंकि रिएक्शन फोर्स नहीं लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, क्योंकि ये हवा में हैंग कर रहा है एयर में।
तो किसी सरफेस के ऊपर तो रखा नहीं है कि जो इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगे, और एयर के फ्रिक्शन को तो हम वैसे ही इग्नोर कर देते हैं नॉर्मल स्पीड पे, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी नहीं लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन भी नहीं लग रहा है इस पे 4 फोर्सेस लग रहे हैं। ये तो हो गया पहला स्टेप आपका कि मार्क ऑल द फोर्सेस। जो दूसरा स्टेप है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टेप नंबर 2, कि आप सारे फोर्सेस, जितने फोर्सेस लग रहे हैं उन सबको देखिए। 1 2 3 4 4 फोर्सेस लग रहे हैं। अब इनमें से ये वाले 2 फोर्सेस आप देखिए डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट काम कर रहे हैं, इनको तो ऐसे ही रहने दीजिए। ये वाले फोर्स को अगर आप देखें एन को, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर है, इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए। इसके अलावा कोई फोर्स अगर है, कौन से फोर्स को देखना है आपने? ऐसा फोर्स जो ना तो डायरेक्शन ऑफ मोशन में काम कर रहा है, ना डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट काम कर रहा है, ना डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर काम कर रहा है। ऐसा फोर्स अगर कोई है, और यहां पर है, कौन सा है? ये वाला। ये फोर्स अगर आप देखें तो ना तो डायरेक्शन ऑफ मोशन में है, ना अपोजिट है, ना परपेंडिकुलर है। ऐसे फोर्सेस के कंपोनेंट बना लेते हैं आप। कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, कंफ्यूजन रहता है साहब किस फोर्स का कंपोनेंट बनाना है, किसका नहीं बनाना है, बड़ा कंफ्यूजन है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैंने आपको बताया। ऐसा फोर्स ढूंढ लीजिए, अगर है तो, कोई जरूरी नहीं है ऐसा फोर्स हो ही, अगर है, कौन सा फोर्स ना तो डायरेक्शन ऑफ मोशन में है, ना अपोजिट है, ना परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर? डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर। ऐसे फोर्सेस के कंपोनेंट बनते हैं। तो ये फोर्स यहां पर है, इसके कंपोनेंट बनेंगे। अब जब कंपोनेंट बनाओगे तो भी ध्यान रखना है कि 2 कंपोनेंट बनेंगे, उनमें से एक कंपोनेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर आएगा, और दूसरा कंपोनेंट या तो डायरेक्शन ऑफ मोशन में आएगा या उसके अपोजिट, वो डिपेंड करता है। लेकिन कंपोनेंट बनाते समय ये ध्यान रखना है आपने। तो जैसे मैं यहां पर इसके कंपोनेंट बनाऊंगा, तो वेट का एक कंपोनेंट तो लूंगा इधर, अब ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, तो mg का ये वाला कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा, और आप देख रहे हैं ये कंपोनेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन में ही आ रहा है mg sin थीटा, एंड इनफैक्ट यही कंपोनेंट है जो इसे नीचे ले जाने वाला है, यही तो है जो नीचे ले जाएगा। ठीक है, कंपोनेंट की कहानी भी समझ में आ गई। अब जिस फोर्स के कंपोनेंट आपने बनाए हैं उस फोर्स को भूल जाओ। ये फोर्स था, इसको मैंने 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, तो अब तो कंपोनेंट्स की बात होगी। अब फोर्स तो गायब हो गया, फोर्स खत्म हो गया, ये 2 कंपोनेंट आ गए। ठीक है, तो अब आप इन कंपोनेंट्स की बात करेंगे। अब अगर आपको लगता है कि यहां पर जो सिचुएशन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रही है या बहुत हैफजर्ड है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो फिर तीसरा स्टेप में वो कहते हैं कि आप क्या करिए, स्टेप नंबर 3 में सिचुएशन को समझने के लिए, तीसरा स्टेप है सिचुएशन को आसानी से समझने के लिए, स्टेप नंबर 3 है, कंपलसरी नहीं है, और वो क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं, ये बना लीजिए आप। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है कि इस बॉडी को इस सिस्टम से फ्री कर दीजिए और फिर इसके सारे फोर्सेस को मार्क कर दीजिए। तो मैंने इस बॉडी को सिस्टम से फ्री कर दिया, ये बॉडी है। अब इसके सारे फोर्सेस मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। एक तो ये लग रहा है एन, एक ये लग रहा है mg cos थीटा, एक ये लग रहा है mg sin थीटा, और 2 फोर्सेस इधर लग रहे हैं, टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड फ्रिक्शनल फोर्स। इसको कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। अब फ्री बॉडी डायग्राम के बनाने के बाद मुझे थोड़ा सा आसानी हो रही है समझने में कि क्या हो रहा है, और ये भी मुझे मालूम है कि ये ब्लॉक इधर जाने वाला है विद एन एक्सेलरेशन a। अब क्या करना है? चौथा स्टेप, कि आप उन फोर्सेस को पकड़ लीजिए जो फोर्सेस या तो डायरेक्शन ऑफ मोशन में है या अपोजिट है, और उन फोर्सेस को इग्नोर कर दीजिए जो डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर है। जैसे यहां पे 2 फोर्स हैं जो डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर हैं। डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, एक फोर्स ये लग रहा है इसके परपेंडिकुलर और एक ये लग रहा है परपेंडिकुलर, इनको आप इग्नोर कर दीजिए फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि इसके मोशन को यही फोर्सेस इफेक्ट करेंगे। इस मोशन का ये सपोर्ट करेगा,
और इस मोशन का ये दोनों फोर्सेस अपोज करेंगे। इन्हीं फोर्सेस को यहाँ पे आपने रखना है। जब नेट एक्सटर्नल फोर्स निकालेंगे तो कौन से फोर्स लेने हैं? जो फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन में है वो, और जो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है वो। परपेंडिकुलर फोर्सेस जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर, ठीक है, उन फोर्सेस का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है, इधर को, तो इसके परपेंडिकुलर फोर्स को इग्नोर करना है, क्योंकि ये फोर्स इस मोशन में जो एक्सेलरेशन है या स्पीड है उसको इफेक्ट नहीं करेगा। उसका रीजन बड़ा सिंपल है। ये देखिए, अगर एक फोर्स इधर लग रहा है, अगर इसका कंपोनेंट 90 डिग्री पे इस डायरेक्शन में फाइंड करूं, F cos 90 कितना आएगा? 0। यानी ये फोर्स इस डायरेक्शन में इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो जब एक्सटर्नल फोर्स निकालेंगे नेट इस बॉडी का या किसी भी बॉडी का, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन और अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं उन्हें कंसिडर करना है। तो अब हम सिचुएशन में आप पहुंच चुके हैं इक्वेशन बनाने के, कि इक्वेशन कैसे बनानी है। अब बहुत आसान है। तो अगर मैं फॉर ब्लॉक M की बात करूं, फॉर द ब्लॉक M, कैपिटल M पास का ब्लॉक है, तो इसके लिए मैं ये इक्वेशन यूज कर रहा हूं। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स इसके लिए क्या आएगा? देखो, ये वाला फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन में है, ये दोनों अपोज कर रहे हैं और इनका कोई रोल नहीं। तो नेट फोर्स की जगह आएगा mg sin थीटा, जो कि मोशन का सपोर्ट कर रहा है, माइनस P और माइनस F, ये दोनों अपोज कर रहे हैं। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब बचा F। F को आपने सिंबॉलिकली लिखा हुआ है, जबकि F का की वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूं, क्योंकि मुझे फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला पता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इनटू n, ये होता है। फ्रिक्शनल फोर्स की डिटेल डिस्कशन हमने की है, पूरा एक वीडियो मैंने बनाया है पूरे फ्रिक्शन पे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो देख लीजिएगा। फ्रिक्शनल फोर्स ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आपको डील करना पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखना, उसको देख लीजिएगा तो आपको हेल्प करेगा। तो म्यू इनटू n। अब इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, जबकि इस डायरेक्शन में दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, तब भी कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो यानी इनका रिजल्टेंट कितना होना चाहिए? 0। और वो तभी 0 होगा जब n इसके इक्वल होगा, mg cos थीटा। तो मुझे मालूम है कि दिस n इज इक्वल टू mg cos थीटा, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा म्यू mg cos थीटा। फ्रिक्शनल फोर्स आ गया आपका। अब आप कहेंगे सर अभी तो आप कह रहे थे परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले फोर्स को तो कंसिडर ही नहीं करना है। बिल्कुल नहीं करना है, ये तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए लेना पड़ा इसको, नहीं तो वैसे नहीं लिया, ठीक है। तो अब ये फाइनली कितना हो जाएगा? mg sin थीटा माइनस टी माइनस f का मतलब ये म्यू mg cos थीटा इक्वल्स टू m इंटू ए। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गई पहले ब्लॉक के लिए। और दूसरे ब्लॉक के लिए तो बहुत आसान है, फॉर ब्लॉक स्मॉल m जिसका मास है उसके लिए, यानी इसकी बात हो रही है। अब ये जा रहा है ऊपर, एक फोर्स T ऊपर लग रहा है, यानी ये इसके मोशन का सपोर्ट कर रहा होगा और ये अपोज कर रहा होगा, और तो कोई फोर्स है नहीं, कंपोनेंट बनाने की यहाँ जरूरत ही नहीं है। एक फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है और एक अपोजिट है, तो कंपोनेंट का कोई सिचुएशन ही नहीं बन रही है यहाँ पे। तो T माइनस mg हो जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा T माइनस mg इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। हालांकि मेरे को ये सॉल्व करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी कर देता हूँ। ये देखिए, इतनी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, पर चलिए दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, T से T कैंसिल हो जाएगा, इस कैपिटल T से कैपिटल T कैंसिल, तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या मिलेगा? mg sin थीटा, ये वाला ठीक है, माइनस म्यू mg cos थीटा, T कैंसिल हो गया, माइनस mg, ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड में क्या आएगा? ma प्लस दिस, यानी राइट हैंड साइड में आ रहा है कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू ए। तो फाइनली यहां से a हो जाएगा mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा माइनस स्मॉल mg डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m।
ये आ गया। और अगर मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे कहते हैं कि फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑल्सो, फाइंड टी ऑल्सो, अगर टी भी निकालना होता तो ठीक है, मैं क्या करता, पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर लेता, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ रख दीजिए या यहाँ रख दीजिए, तो टी भी आ जाएगा। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को इस इक्वेशन में यहाँ रख दीजिए तब भी टी आ जाएगा, नहीं तो यहाँ रख दीजिए तब भी टी आ जाएगा। एंड ऑब्वियसली इंटेलिजेंट है आप तो यही रखेंगे क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन आसान रहेगी आपके लिए, तो टी भी फाइंड कर सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखना है। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। यहाँ पर हमारा एक और फोर्स इन्वॉल्व हो जाएगा, सूडो फोर्स। मैंने आपको बताया था सूडो फोर्स भी बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है। हल्का सा रिमाइंडर दे देता हूँ, सूडो फोर्स की बात, जिसको आप फॉल्स फोर्स भी कहते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऐसा फोर्स एक्चुअली होता नहीं है, लेकिन इसकी प्रेजेंस को आप फील करते हैं। और ये फोर्स तब लगता है जब बॉडी आपकी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होती है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की पहचान क्या है? कोई भी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा तो नॉन इनर्शियल होगा। अगर आप कार के अंदर बैठे हैं और आपकी कार की स्पीड लगातार बढ़ रही है, यानी कार आपकी एक्सेलरेट हो रही है, तो आप कार के अंदर अगर बैठे हैं तो आपकी बॉडी में सूडो फोर्स लगेगा, फॉल्स फोर्स। ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ बाइक में जब पीछे बैठते हैं तो आपका फ्रेंड जूम करके जब एक्सेलेटर देता है तो आप पीछे को जाते हैं, दैट इज सूडो फोर्स। शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल में बहुत बढ़िया करके डिस्कस किया है, देख लीजिएगा पिछला वीडियो, बार बार कह रहा हूँ देख लेना। एनीवे, और सूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ द बॉडी, यानी जिस बॉडी पे सूडो फोर्स लग रहा है मास उसका, एक्सेलरेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, डायरेक्शन अपोजिट। ये सूडो फोर्स की कहानी है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मास उस बॉडी का जिस पे सूडो फोर्स लगेगा, एक्सेलरेशन उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जिसकी वजह से लग रहा है, डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, देखिए एक ये ब्लॉक है कैपिटल एम मास का, इसके ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक रखा है और वो कह रहे हैं ऑल सर्फेसेज आर स्मूथ, सारी सर्फेसेज स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। यानी यहाँ भी कोई फ्रिक्शन नहीं है और यहाँ भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। और आपको ये बताना है कि ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है कि एक्सेलरेशन वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक M टू कीप the block small m at rest on it. I don't know कितनी अच्छी इंग्लिश मैंने लिखी है, बट मीनिंग तो आप समझ ही गए होंगे। वो कह रहे हैं कि इसका मिनिमम एक्सेलरेशन बताइए, मिनिमम, कम से कम, किसका? इसका, कि ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है, इस ब्लॉक को किस डायरेक्शन में कितने मिनिमम एक्सेलरेशन से हम मूव कराएं ताकि ये छोटा वाला ब्लॉक इस पे रेस्ट पे रहे। अब पहले तो सिचुएशन समझ लेते हैं। देखिए, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम आपका सिचुएशन को समझना होगा। सिचुएशन समझ लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपने ब्लॉक रखा है और इस सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ये ब्लॉक रुकेगा तो है नहीं यहाँ पे, ये तो पक्की बात है, ये स्लाइड कर जाएगा। अब सवाल है कि इसको स्लाइड कराएगा कौन? तो पहले हम इसमें फोर्सेस मार्क करते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से फोर्सेज इन्वॉल्व। तो यहाँ पे फोर्सेज हमारे लिमिटेड हो गए एज कम्पेयर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। तो देखो क्या होगा, इसका वेट लगेगा mg डाउनवर्ड और इस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा n। ये दो फोर्सेज लग रहे हैं इस पर अभी फिलहाल। अब क्योंकि इस ब्लॉक की टेंडेंसी स्लाइड करने की, ये नीचे डेफिनेटली नीचे ही जाएगा, तो मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन में भी नहीं है, अपोजिट भी नहीं है, परपेंडिकुलर भी नहीं है, उसके कंपोनेंट बना लीजिए। तो इस वेट के कंपोनेंट बनेंगे, ये एंगल थीटा है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, कितना आएगा, mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये आएगा mg sin थीटा, और यही mg sin थीटा है जो इसे नीचे ले जाएगा, और इसको रोकने वाला कोई है नहीं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में फ्रिक्शन लग रहा था, टेंशन इन द स्ट्रिंग भी था, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो डेफिनेटली ये तो नीचे ही जाएगा। अब आपको रोकना है इसे, तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि बताओ इसमें कितना एक्सेलरेशन दे, नीचे वाले में। तो मान लो मैंने नीचे वाले को एक्सेलरेशन दिया इस डायरेक्शन में, इधर को a एक्सेलरेशन दिया मैंने इसे। अब जैसे ही ये नीचे वाला ब्लॉक एक्सेलरेट होगा तो ये बन जाएगा नॉन इनर्शियल, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये ब्लॉक पे सूडो फोर्स लगेगा।
इस बात को ध्यान से सुनिए, बहुत देर का काम है। इस बड़े वाले ब्लॉक को आपने इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिया। अब ये भी अपने आप में समझने की बात है कि इसी डायरेक्शन में क्यों दिया, वो मैं क्वेश्चन जब पूरा हो जाएगा फिर डिस्कस करेंगे कि अपोजिट क्यों नहीं दिया, वो आई होप आप खुद ही समझ जाओगे। पर मान लीजिए आपने इधर को सोचा कि हम इधर को एक्सेलरेट करते हैं, तो अगर इधर को एक्सेलरेट होगा ये ब्लॉक, तो फिर इस पर सूडो फोर्स लगेगा। और वो सूडो फोर्स मैंने अभी बताया था कि मास इसका, एक्सेलरेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, डायरेक्शन अपोजिट, तो इसका मास m, एक्सेलरेशन ये, और सूडो फोर्स का डायरेक्शन इसके अपोजिट आएगा। और कितना सूडो फोर्स लगेगा, m इंटू एक फोर्स और आ गया। अब ये वाला जो फोर्स है ये भी डायरेक्शन ऑफ मोशन में भी नहीं है, अपोजिट भी नहीं है, परपेंडिकुलर भी नहीं है, तो इसके भी कंपोनेंट बना लो आप। अब ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट बनेगा ma cos थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट आएगा ma sin थीटा। एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक इधर आएगा। अब यहाँ पे आई थिंक फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की सिचुएशन बन रही है, क्योंकि मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बहुत सारे फोर्सेस इन्वॉल्व हो गए। तो ऐसी ही सिचुएशन में फ्री बॉडी डायग्राम आपको थोड़ा हेल्प करेगा सिचुएशन को एनालाइज करने में आसानी से। तो अब मैं फोर्सेस मार्क करता हूँ। सबसे पहले तो जिन फोर्सेस के कंपोनेंट बनाए उनको इग्नोर कर दो। आपने वेट के कंपोनेंट बना दिए, इसको छोड़ दो। आपने सूडो फोर्स के कंपोनेंट बनाए, इसे भी छोड़ दो। अब जितने फोर्सेस बचे, अब क्या क्या बचे, एक है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर, फिर एक है वेट का कंपोनेंट mg cos थीटा, सूडो फोर्स का कंपोनेंट ma cos थीटा, सॉरी sin थीटा, ये सूडो फोर्स का कंपोनेंट आ गया। फिर एक कंपोनेंट इधर वेट का आया mg sin थीटा, और एक कंपोनेंट सूडो फोर्स का इधर आया ma cos थीटा। इतने फोर्सेस लग रहे हैं। और ये ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे स्लाइड करने की थी, ये नीचे स्लाइड कर रहा था, और इसको नीचे कौन ले जा रहा था, mg sin थीटा। अपोज कौन करने लग गया, ma cos थीटा। और इन फोर्सेस का इस डायरेक्शन में कोई रोल नहीं, तो फॉरगेट अबाउट दीज फोर्सेस, इनका कोई रोल नहीं, अभी बताया था आपको। तो अब बचे ये दोनों फोर्सेस। तो अगर आप चाहते हैं कि ये ब्लॉक नीचे न जाए, तो फिर क्या होना चाहिए, ma cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg sin थीटा। आपसे कहा था मिनिमम एक्सेलरेशन बताने के लिए, मैक्सिमम तो कुछ भी कर दीजिए, मिनिमम बताना है रेस्ट पे रखने के लिए। अब ये भी ध्यान रखना। अभी चलिए इसको सॉल्व कर लेते। तो यहाँ से a कितना आएगा, m से m कैंसिल, तो ये आएगा g tan थीटा, इतना एक्सेलरेशन आ रहा है। अब आप सोचो कि अगर मैं इस एक्सेलरेशन को अपोजिट डायरेक्शन में लेता इधर, तो इस ब्लॉक पे ये सूडो फोर्स इधर लग रहा होता, फिर इसका एक कंपोनेंट इधर आता और एक इधर आता, तो ये कंपोनेंट का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता परपेंडिकुलर वाले का, लेकिन ये वाला कंपोनेंट तो इसका सपोर्ट करता है, ये और जल्दी नीचे चला जाता, इसलिए डायरेक्शन इधर लिया था। ये ध्यान रखिए। और अगर इस एक्सेलरेशन को आप बढ़ाते जाएंगे, इसी एक्सेलरेशन को बढ़ाते जाऊंगा, तो ये फोर्स बढ़ता जाएगा। तो फिर एक सिचुएशन ये भी आ सकती है कि ये नीचे तो नहीं गया, पता चला ऊपर जाने लग गया, रेस्ट पे फिर भी नहीं रहेगा। इसलिए इस एक्सेलरेशन की वैल्यू इतनी होनी चाहिए जी tan थीटा मिनिमम। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं। और देखते हैं, थोड़ा डिस्कशन इसका भी कर लेते हैं। पुली और स्ट्रिंग सिस्टम जो होता है, इसको बोलते हैं एटवुड्स मशीन बोलते हैं, एटवुड्स मशीन। एटवुड जो है ये साइंटिस्ट का नाम है, जॉर्ज एटवुड हुआ करते थे बहुत पहले 1784 में। इन्होंने ये एक मशीन बनाई थी जिससे इन्होंने लॉज ऑफ मोशन को वेरीफाई करने के लिए ये मशीन बनाई थी। खैर वो डिटेल में आप मत जाइए, मैं तो एटवुड का मीनिंग बताना चाह रहा था। जॉर्ज एटवुड साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये डिवाइस बनाई थी या ये मशीन बनाई थी, इसलिए इसको एटवुड्स मशीन कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं। मैंने जो सिंपलेस्ट हो सकता है वो लिया है। अब इसमें बहुत सारी पुलीज हो सकती हैं, ये तो एक सिंगल पुली है और एक स्ट्रिंग है। बहुत सारी पुलीज करके आप इसको और कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्टी लेवल इसका बढ़ाया जा सकता है। पहले हम सिंपल वाला केस समझ लेते हैं। ठीक है, करना क्या है, देखो आपसे कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन बताओ साहब सिस्टम का। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर आप देखिए कि हो सकता है कि जो m2 है वो m1 से ज़्यादा है,
तो इसका वेट डाउनवर्ड्स लगेगा M2G, ये इसका वेट लगेगा डाउनवर्ड, इसका वेट डाउनवर्ड लगेगा M1G। अब क्योंकि M2 M1 से ज़्यादा है तो ये फोर्स ज़्यादा होगा, ये कम होगा, तो सिस्टम आपका इधर को मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा ये सिस्टम। ये वाला हैवी वाला नीचे जाएगा, लाइटर वाला ऊपर जाएगा, और पुली जो है आपकी फिक्स्ड है और स्ट्रिंग और पुली में कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। अब हमको ये अगर देखना है, हालांकि ये सिचुएशन बड़ी सिंपल है, लेकिन ये जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ ये आपका और न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। कंसेप्ट ये है कि जितना ये ब्लॉक नीचे जाएगा उतना ही ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, क्योंकि इस स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो फिक्स है। अगर मैं इतने पार्ट की लेंथ को L1 मान लूँ और इस पार्ट की लेंथ को अगर मैं L2 मान लूँ और ये वाले को मैं थोड़ा सा इग्नोर कर दूँ, या आप L0 मान लो इसको, इस पार्ट को यहाँ पे जो है, तो स्ट्रिंग की टोटल लेंथ हो जाएगी L1 प्लस L2 प्लस L0। L0 वो लेंथ है जो पुली के ऊपर है और L1 L2 जो हैंग कर रही है, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग की टोटल लेंथ है L, जो कि कांस्टेंट रहनी है। ये ब्लॉक चाहे किधर भी जाए, चाहे ये वाला ब्लॉक नीचे जाए, ये वाला ऊपर जाए, या ये नीचे जाए, ये ऊपर जाए, स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट रहनी है, ये पक्की बात है। अब मान लीजिए कि ये वाला ब्लॉक आपका x डिस्टेंस नीचे जाता है, x, तो ये वाला या ये वाला x1 नीचे जाता है और ये वाला x2 ऊपर जाता है। अभी मैं अलग अलग लेके चल रहा हूँ कि ये वाला ब्लॉक x1 नीचे गया और ये x2 ऊपर गया। तो अगर ये वाला ब्लॉक x1 नीचे जाता है तो स्ट्रिंग के जो ये वाला पार्ट है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? इसकी लेंथ हो जाएगी L2 प्लस x1। या थोड़ा सिमेट्री के मेंटेन करने के लिए इसको भी x2 ले लेते हैं और इसको x1 ले लेते हैं, थोड़ा सा आसान रहेगा। तो इधर हो जाएगा L2 प्लस x2। क्योंकि स्ट्रिंग इधर से ये ब्लॉक नीचे गया है तो ये वाली लेंथ बढ़ेगी, कितनी हो जाएगी? L2 प्लस x2। ये ब्लॉक ऊपर गया है तो इस पार्ट की लेंथ कम हो जाएगी, ये हो जाएगी कितनी? L1 माइनस x1। और जो पुली के ऊपर लेंथ है ये तो एज इट इज रहनी है। तो टोटल लेंथ स्ट्रिंग की अब क्या होगी? L2 प्लस x2 प्लस L1 माइनस x1 प्लस L0। और ये भी कितनी होनी चाहिए? L, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ थोड़ी बदल जाएगी। ठीक है, राइट साइड वाले की लेंथ बढ़ गई क्योंकि ये ब्लॉक नीचे गया, लेफ्ट वाले की कम हो गई क्योंकि ये ब्लॉक ऊपर गया, लेकिन टोटल लेंथ तो स्ट्रिंग की सेम ही रहेगी, वो थोड़ी बदलेगी। तो अब L की वैल्यू मुझे पता है L1 प्लस L2 प्लस L0। तो L1 प्लस L2 प्लस L0 ये गया, तो यहाँ से क्या आया? x2 माइनस x1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x2 इक्वल टू x1। ये हो गया, यानी जितना डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ उतना इसका भी हुआ अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं dx2 by dt and dx1 by dt, तो व्हाट इज दिस? दिस इज वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड वन एंड वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट वन। ये भी सेम आ गया। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दूं dv2 by dt इक्वल्स टू dv1 by dt। तो ये क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ 2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 1। क्या सीखा? तीन बातें हो गई। जितना ये नीचे जाएगा उतना ये ऊपर जाएगा, जिस स्पीड से ये नीचे जाएगा उसी स्पीड से ये ऊपर जाएगा। आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड वेलोसिटी है क्योंकि डायरेक्शन उल्टी है, स्पीड। तो जितनी स्पीड से ये नीचे जाएगा उतनी स्पीड से ये ऊपर जाएगा, जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा उतने एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा। लेकिन ऐसा हर सिचुएशन में नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा हर सिचुएशन में नहीं होगा। लेकिन सिचुएशन को देखते हुए कैलकुलेशन करने के लिए ये मेथड आपके काम आने वाला है। एंड द पॉइंट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल रिमेन कांस्टेंट। मैं एक सिचुएशन और लेके आपको समझाता हूँ, थोड़ा डिफरेंट सिचुएशन लेके, और उसमें भी यही टेक्निक अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो देखिए, एक सिचुएशन मैंने और ली। अब यहाँ पे देखिए दो पुलीज है जिसमें से एक पुली फिक्स है और एक मूवेबल पुली है। ये वाली पुली मूव कर सकती है। पुली नंबर 1, इसको हम नाम दे देते हैं, दिस इज P1 एंड दिस इज P2। तो P2 जो है वो फिक्स पुली है और P1 जो है वो मूवेबल पुली है। और इसके ऊपर आप देख रहे हो कि एक स्ट्रिंग का एक एंड यहाँ पे फिक्स है और यही स्ट्रिंग यहाँ से होते हुए, इस पुली से होते हुए, फिर इसके ऊपर से होते हुए दूसरे एंड के साथ ये ब्लॉक अटैच्ड है। ये सिचुएशन है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने थोड़ा सा पहले से मार्क कर रखा है टाइम बचाने के लिए कि ये लेंथ L1 है मान लीजिए स्ट्रिंग की, ये लेंथ L2 है और ये लेंथ L3 है, और पुली के ऊपर जो लेंथ यहाँ L0 है उतनी ही मान लो यहाँ भी L0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टोटल लेंथ स्ट्रिंग की क्या हो गई?
L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस ट्वाइस ऑफ L0, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L0 प्लस L0, तो टोटल लेंथ ये हो गई L। अब ये लेंथ स्ट्रिंग की सेम रहनी है, ये सिस्टम चाहे जैसे मर्जी मूव करे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल रिमेन सेम। अब मान लीजिए कि ये जो पुली P1 है ये नीचे जाती है बाई अ डिस्टेंस x, इतना डिस्टेंस ये नीचे जाती है, मान लीजिए x या x1 कह लेते हैं, ठीक है। जबकि ये वाला ब्लॉक आपका ऊपर जाता है से बाई अ डिस्टेंस x2। डेफिनेटली अगर ये पुली नीचे जाएगी तो ये ब्लॉक ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये x2 ऊपर गया। अब हुआ क्या कि अगर ये x1 नीचे आई है पुली, तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इंक्रीज हो जाएगी बाई x1, यानी इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी L1 प्लस x1, इसकी लेंथ भी कितनी हो जाएगी L2 प्लस x1, जबकि ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी L3 माइनस x2, और ये लेंथ तो उतनी ही रहेगी L0 प्लस L0 यानी ट्वाइस ऑफ L0, और ये भी कितनी होनी चाहिए L ही होनी चाहिए। टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल रिमेन सेम, वही कंसेप्ट है देखो। तो अब यहां से क्या है कि क्योंकि L राइट हैंड साइड में है एंड दिस इज L, तो ये ट्वाइस ऑफ L0, L3, L2, L1 कैंसिल हो गया। आपके पास रिलेशन आया x1 प्लस x2 इक्वल टू x2, x1 प्लस x1, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ x1 प्लस x1 ट्वाइस ऑफ x1 इक्वल टू x2, क्योंकि ये सब कैंसिल हो गया। तो यहां से आप देखिए कि x2 ट्वाइस ऑफ x1 आ रहा है, इसका मतलब जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो इसके डबल है, तो जो स्पीड आएगी इसकी वो भी इसकी डबल आएगी, और जो एक्सेलरेशन आएगा इसका वो भी इसका डबल आएगा। ये देखिए, तो अगर ये वाला ब्लॉक आपका a एक्सेलरेशन से नीचे जाता है तो ये 2a से ऊपर जाएगा। सेम अप्रोच, तो ऐसी कोई भी सिचुएशन दी है, इस कंसेप्ट को यूज करके आप एक्सेलरेशन से रिलेटेड रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक सिचुएशन मैंने ली है, आप देख पा रहे होंगे दो पुली हैं, एक पुली फिक्स है, दूसरी पुली आपकी मूवेबल है। हालांकि ये इस ब्लॉक के साथ अटैच्ड है, लेकिन अगर ये ब्लॉक मूव करता है तो पुली भी साथ में मूव करेगी, तो ये मूवेबल पुली है। फिर आप देख रहे हैं एक स्ट्रिंग हमने यूज की है इस पुली के साथ, और इसके साथ एक ब्लॉक अटैच्ड है यहाँ पर, तो दिस इज वन स्ट्रिंग, और ये दूसरी स्ट्रिंग है जो इस ब्लॉक के साथ अटैच्ड है। तो तीन मासेज है M1, M2, M3। अच्छा, सरफेसेस आर स्मूथ, नो फ्रिक्शन, आप चाहें तो फ्रिक्शन को इन्वॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में स्मूथ है तो ठीक है। फ्रिक्शन होता तो उसे भी कंसिडर कर लेते, मेथड सेम ही रहता आपका, ठीक है। अब आपसे कह रहे एक्सेलरेशन बताओ तीनों ब्लॉक्स के, एक्सेलरेशन ऑफ ऑल थ्री ब्लॉक्स, ऑल थ्री ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन आपको बताना है। तो यहाँ पे अब हम अपना काम सिस्टमेटिकली शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या बताया था, सारे फोर्सेस मार्क करिए, तो एक एक करके हम फोर्सेस मार्क करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो देखो इसका वेट M3G डाउनवर्ड, इसका वेट M2G डाउनवर्ड, इसका वेट M1G डाउनवर्ड, ये हो गए। फिर इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा N2, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस पे लग रहा होगा N1, इस पे कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रहा होगा क्योंकि ये किसी सरफेस पे नहीं है, ठीक है। अब बचा टेंशन इन द स्ट्रिंग, फ्रिक्शन यहाँ है नहीं, ठीक। तो टेंशन अब क्या होगा कि ये स्ट्रिंग मासलेस है, कोई पुली और स्ट्रिंग में भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो एक स्ट्रिंग में एक टेंशन, तो इस स्ट्रिंग का टेंशन हम T1 मान लेते हैं। तो टेंशन का क्या डायरेक्शन होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अपोजिट, तो इधर लगेगा, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अपोजिट इधर लगेगा। इस स्ट्रिंग का टेंशन हो गया। अब ये दूसरी स्ट्रिंग है तो यहाँ टेंशन अलग होगा क्योंकि स्ट्रिंग ही अलग है, ठीक है। तो अब देखो अगर इस पुली के हिसाब से देखो तो पुली और स्ट्रिंग का कांटेक्ट यहाँ पर है, तो टेंशन स्ट्रिंग में ऐसे लग रहा होगा पुली के हिसाब से। ब्लॉक के हिसाब से देखो तो ब्लॉक और स्ट्रिंग का कांटेक्ट यहाँ पर है, तो टेंशन इधर को लग रहा होगा। सारे फोर्सेस हमारे मार्क हो गए, ठीक है। अब हम इक्वेशन बना सकते हैं, और इक्वेशन बनाने के लिए ये फॉर्मूला है। तो मैं शुरू करता हूं। अच्छा, अब यहाँ पे फिर वही बात है, अगर सेम कंसेप्ट जो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया उस हिसाब से बात करूं, अगर ये ब्लॉक A एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो ये भी A एक्सेलरेशन से आगे जा रहा होगा,
जबकि ये वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आएगा 2a। आप सेम कंसेप्ट लगा के इसका एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे नहीं समझा रहा हूँ, पिछला कंसेप्ट लगा के कोशिश करिएगा फाइंड करने की, ठीक है। आपको पता नहीं चल जाएगा, आपको समझ में आया या नहीं आया। तो ये जाएगा 2a से आगे। अब हम इक्वेशन बना लेते हैं। तो क्या होगा, फॉर M3 के लिए अगर ये इक्वेशन बनाओ तो M3 नीचे जा रहा है तो ये डोमिनेट कर रहा होगा फोर्स, यही ले जाएगा नीचे, ये अपोज कर रहा है। तो M3G माइनस T1, M3G माइनस T1 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका हो गया। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ कितने फोर्सेस लग रहे हैं, 1 2 3 और एक ही, मतलब इसको अगर मैं एक ही मानूं, हालांकि ये T2 ट्वाइस ऑफ T2 हो जाएगा। अब ये जो परपेंडिकुलर फोर्सेस है इनको इग्नोर करेंगे क्योंकि बॉडी इधर जा रही है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर फोर्सेस को हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो इन फोर्सेस को इग्नोर करते हैं। तो अब बचा T1, क्योंकि ब्लॉक इधर जा रहा है तो ये डोमिनेट कर रहा होगा। तो दिस इज फॉर M2। तो M2 को आगे कौन ले जा रहा होगा, ये, और इसका अपोज कौन कर रहा है, ये और ये, यानी ट्वाइस ऑफ T2। तो यही नेट फोर्स हो गया, इनको इग्नोर कर दिया हमने। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आया ये वाला, इसमें भी देखो एक फोर्स ये लग रहा है T2, एक ये लग रहा है, एक ये लग रहा है, इनको इग्नोर करेंगे, सिर्फ इसको लेंगे T2, और तो कोई फोर्स है नहीं, इसे इग्नोर कर दिया। तो फॉर M1 तो इस पे एक ही फोर्स लग रहा है T2, तो फोर्स इक्वल टू इसका मास इनटू एक्सेलरेशन ये होगा। इनको सॉल्व कर लेंगे आपस में, सब वैल्यूज दी होंगी आपको। मैं कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, सारी वैल्यूज दी होंगी, आपस में सॉल्व करके जो भी पूछा होगा आप फाइंड कर सकते हैं। और ऑब्वियसली अगर इसका एक्सेलरेशन आ गया तो बाकी का निकालने की जरूरत नहीं, इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, एक का निकाल लीजिए तो बाकी सबका अपने आप आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन ये है, इसमें आप देख रहे हैं एक पुली है, इस पुली से एक स्ट्रिंग अटैच्ड है। स्ट्रिंग के दोनों एंड्स में एक एक ब्लॉक रखा है, यहाँ पे 20 kg का रखा है, यहाँ 10 kg का रखा है। दोनों ब्लॉक यहाँ रेस्ट पे है, ठीक है, किसी सरफेस पे रखे हैं, रेस्ट पे है। तो दिस इज से सरफेस एंड इस सरफेस के ऊपर ये रेस्ट पे है, ये सिचुएशन है। अब यहाँ से आपने एक फोर्स लगाया। अब ये इस पे 3 केसेस है। पहली बार आपने ये फोर्स लगाया 124 न्यूटन, सेकेंड केस में 294, तीसरे केस में 424 न्यूटन। तीनों केसेस में आपको इन ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है। तो हम केस नंबर 1 से शुरू करते हैं, व्हेन दिस फोर्स इज 124 न्यूटन, ठीक है। अब क्या होगा कि जब आप ये फोर्स लगाएंगे तो इस फोर्स की वजह से इस स्ट्रिंग में टेंशन आएगा, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है और मासलेस स्ट्रिंग है। नो फ्रिक्शन बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुली, पुली और स्ट्रिंग में कोई टेंशन नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं है, सॉरी। तो इसलिए पूरी स्ट्रिंग का टेंशन एक जैसा होगा। ये बात कई बार हो चुकी है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ। तो पूरी स्ट्रिंग का टेंशन से, तो ये T और ये भी T। तो अब यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि जो भी फोर्स मैं इस पुली में लगाऊंगा उसी की वजह से ये टेंशन डेवलप होगा, यानी कि F इक्वल्स टू क्या होगा 2T। और F कितना लगाया आपने 124 न्यूटन फोर्स लगाया आपने, दैट इज इक्वल्स टू 2T। तो T आ जाएगा 124 डिवाइडेड बाई 2, यानी 62 न्यूटन। इतना आ रहा है टेंशन। अब जो टेंशन यहाँ है वही इस ब्लॉक के लिए भी लगेगा, वही इस ब्लॉक के लिए भी लगेगा। और आपका टेंशन कितना आ रहा है 62। तो दिस टेंशन इज लेस देन द वेट ऑफ दिस ब्लॉक, और ये टेंशन भी इसके वेट से कम है। दोनों ही केसेस में ये जो टेंशन है ये इनके वेट से कम आ रहा है। तो ना तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा ना ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, क्योंकि इनका वेट ज़्यादा है और टेंशन कम है। तो इसलिए पहले केस में दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कितना आएगा 0, ये भी 0 और B का भी 0। सेकेंड केस देखते हैं, सेकेंड केस में क्या होगा। तो केस नंबर 2, सेकेंड केस में आपने फोर्स कितना अप्लाई किया 294 न्यूटन। तो अब टेंशन फिर कितना आएगा, इसका आधा, तो 294 का आधा 1 4 और 7, इतना न्यूटन आ रहा है। तो अब टेंशन आ गया 147 न्यूटन। तो 147 200 से कम है तो ये ब्लॉक तो कहीं नहीं जाएगा। 147
इज लेस देन 200 तो ये ब्लॉक ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन 147 इज मोर देन 100 तो ये चला जाएगा। तो इसके लिए मैं इक्वेशन ये वाली लगा देता हूँ, एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो कितना एक्सटर्नल फोर्स है 147, तो पहले तो मैं टी के फॉर्म में लिख देता हूँ। तो क्या इक्वेशन बनेगी, टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, टी माइनस एम जी, दिस इज एम जी, तो टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। तो टी कितना है 147, वेट कितना है 100, मास कितना है 10, तो ए आ जाएगा। तो कितना आएगा ए, यह आएगा 4.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना आ जाएगा एक्सेलरेशन बी का, और ए वाले का एक्सेलरेशन रेस्ट पे आएगा क्योंकि ये मूव ही नहीं करेगा। तीसरे केस को आप करने की कोशिश करना, देखें क्या आंसर आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, 3 ब्लॉक है, 3 स्ट्रिंग है, 1 स्ट्रिंग, 2 स्ट्रिंग, 3 स्ट्रिंग। मैं इन स्ट्रिंग्स को भी नाम दे देता हूँ कि से दिस इज योर स्ट्रिंग नंबर 1, स्ट्रिंग नंबर 2, स्ट्रिंग नंबर 3। थोड़ा सा यहाँ पे इसलिए इसको डिस्कस कर रहा हूँ कि स्ट्रिंग का रोल आपको समझ में आएगा। तो ये 3 ब्लॉक है, 3 स्ट्रिंग्स के साथ अटैच्ड है। स्ट्रिंग नंबर 1 पे आपने 10 न्यूटन फोर्स लगा रखा है इस तरफ। तो आपसे कह रहे हैं तीनों स्ट्रिंग्स में टेंशन बताओ पहला, और तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बताओ दूसरा, सब है ना। तो हमको ये समझना है यहाँ पे कि स्ट्रिंग का क्या रोल है। कि देखो आप फोर्स लगा रहे हो यहाँ पे, आपने यहाँ पे फोर्स लगाया और इस फोर्स से ये वाला ब्लॉक भी मूव करेगा, ये भी मूव करेगा, जबकि फोर्स आपने यहाँ लगा रखा है। तो इस फोर्स को यहाँ तक कौन लेके आ रहा है, ये स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग का काम है फोर्स को ट्रांसफर करना, तो ये स्ट्रिंग्स फोर्स को ट्रांसफर कर रही है, जबकि फोर्स आपने यहाँ पे लगा रखा है। ये जो पहली वाली स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग तीनों ब्लॉक्स के लिए फोर्स को ट्रांसफर कर रही है। सेकेंड वाली जो स्ट्रिंग है वो इन दोनों ब्लॉक्स को ट्रांसफर कर रही है, और जो थर्ड वाली है वो सिर्फ इसके लिए कर रही है। और ये पक्की बात है कि ये कंस्ट्रेंट मोशन है, तो इसमें तीनों, और इस तरह का कंस्ट्रेंट है कि तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन एक जैसा होगा। यहाँ पे फ्रिक्शन है नहीं, ऑल सर्फेसेस आर स्मूथ, ये गिवन है, देयर इज नो फ्रिक्शन। तो इन तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन, और अगर एक्सेलरेशन होता भी तब भी ये अटैच्ड है तो एक साथ ही मूव करेंगी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन तो सेम ही होगा इनका। तो क्योंकि तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होने वाला है, तो मैं पूरे सिस्टम के लिए इस फोर्स को, फॉर्मूले को लगा देता हूँ, नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो कितना फोर्स लगाया आपने 10, पूरे सिस्टम का मास कितना है 10, 5 + 3 + 2 10, तो एक्सेलरेशन यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया। अब ये एक्सेलरेशन इसके लिए भी है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन इसके लिए भी है, और यही एक्सेलरेशन इसके लिए भी है। तीनों के लिए सेम एक्सेलरेशन है। तो अब अगर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन मालूम है, मास मालूम है, तो यहाँ कितना फोर्स ट्रांसफर हुआ होगा, ये फोर्स, इसको मैं F1 मान लूँ तो मास इनटू एक्सेलरेशन यानी 5 न्यूटन। यहाँ कितना फोर्स ट्रांसफर हुआ होगा, अगर F2 मान लूँ तो 3 न्यूटन, 3 × 1 3 न्यूटन। और यहाँ कितना ट्रांसफर हुआ होगा, F3 मान लूँ तो 2 × 1 यानी 2 न्यूटन। अब जैसे मैंने कहा पहली वाली स्ट्रिंग तीनों ब्लॉक्स के लिए फोर्स को ट्रांसफर कर रही है, तो पहली वाली स्ट्रिंग ने ये वाला फोर्स, ये वाला तीनों फोर्स ट्रांसफर किए होंगे, तो पहली स्ट्रिंग का टेंशन कितना होगा 10 न्यूटन। ये तो स्ट्रिंग टेंशन आ गया फर्स्ट का। सेकेंड वाली स्ट्रिंग ने इन दोनों के लिए फोर्स ट्रांसफर किया है, यानी ये फोर्स और ये फोर्स इस स्ट्रिंग ने ट्रांसफर किया, तो 5 + 3 कितना हो गया 8 न्यूटन। और तीसरी वाली स्ट्रिंग जो है वो सिर्फ इस ब्लॉक के लिए फोर्स ट्रांसफर कर रही है, तो कितना फोर्स ट्रांसफर कर रही होगी 5 न्यूटन, तो इसमें टेंशन भी कितना होगा 5 न्यूटन। बहुत आसान। अब इसी कंसेप्ट को यूज करके एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, सेम कंसेप्ट को यूज करके। आपको याद होगा जब हमने कहा था, स्ट्रिंग की बात की थी, हमने कहा था अगर स्ट्रिंग मासलेस है ना, तो फिर पूरी स्ट्रिंग का टेंशन एक जैसा होता है। लेकिन अगर स्ट्रिंग का मास नेग्लिजिबल नहीं है, आप इग्नोर नहीं कर सकते, कंसिडरेबल मास है, तो फिर स्ट्रिंग में टेंशन हर जगह एक जैसा नहीं होता। इस बात को भी प्रूव कर देते हैं और इस क्वेश्चन को भी कर देते हैं, दोनों बातें आ जाएंगी। देखिए ये एक रोप है, हैवी रोप, जैसे वो टग ऑफ वॉर में मोटी सी रस्सी होती है ना, वो वाली, उस टाइप की भारी रस्सी है। ये एक रोप है जिसकी लेंथ L है और इसका मास M है, और इसको आप F फोर्स से पुल करके ले जा रहे हैं आगे। किसी सरफेस पे ये रखी हुई है
और F फोर्स लगा के आप इसको आगे पुल कर रहे हैं ऑन द सरफेस। तो आपसे कह रहे हैं कि जिस एंड पे आपने फोर्स लगाया है इस एंड से L डिस्टेंस की डिस्टेंस पे, स्मॉल L डिस्टेंस पे, यहाँ पर आप इस पे टेंशन बताइए क्या होगा। क्योंकि ये हैवी रोप है तो इसमें टेंशन यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग। तो आपको यहाँ पर टेंशन बताना है, इस एंड से L डिस्टेंस पे टेंशन बताना है। पूरे रोप की लेंथ कैपिटल L है और यहाँ से यहाँ तक स्मॉल l का डिस्टेंस है। अब इसको मैं कैसे करूँ? तो देखो, सबसे पहले तो हम पूरी रोप का एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि रोप का एक्सेलरेशन तो पूरा एक जैसा होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि ये वाला पार्ट अलग एक्सेलरेशन से चल रहा है और ये वाला अलग से चल रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है। जैसे ट्रेन होती है तो ट्रेन में बहुत सारे वैगन्स होते हैं, बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं, तो वो सारे आपस में जुड़े रहते हैं। तो जो ट्रेन का एक्सेलरेशन वही पूरे सबका एक्सेलरेशन, जो ट्रेन की स्पीड वही सबकी स्पीड, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो पूरी रोप का एक्सेलरेशन तो सेम ही आना है। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं, सिंपली फोर्स अपॉन मास। ये पूरी रोप के लिए एक्सेलरेशन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इस रोप को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, और बीच में स्ट्रिंग लगा देता हूँ। ठीक है, ये लेंथ रोप की स्मॉल l ले लेता हूँ और जो रिमेनिंग लेंथ है वो हो जाएगी कैपिटल L माइनस स्मॉल l। अब आप समझ लो, मुझे यहाँ पे टेंशन बताना है स्ट्रिंग पे। अभी जो पहले वाला क्वेश्चन किया, बिल्कुल समझ लो, दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक ये, दूसरा ब्लॉक ये, बीच में स्ट्रिंग लगी हुई है और इस स्ट्रिंग में टेंशन बताना है, जबकि यहाँ पे आपने फोर्स कितना लगा रखा है, F। यहाँ पे टेंशन बताना है आपको, ऐसा समझ लो आप इसको। अब इस पार्ट का मास मान लो m1 और इस पार्ट का मास मान लो m2। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो पूरी रोप की लेंथ L थी, तो L लेंथ की रोप का मास कितना था, m, तो यूनिट लेंथ के लिए कितना आएगा, m अपॉन L। यानी इस रोप की यूनिट लेंथ का ये मास है, तो इतनी लेंथ का मास क्या होगा, m अपॉन L, यानी यूनिट लेंथ का मास मल्टीप्लाइड बाई ये लेंथ, ये इसका मास आ गया। ऐसे इस पार्ट का मास क्या होगा, यूनिट लेंथ का मास मल्टीप्लाइड बाई दिस लेंथ, ये हो जाएगा, मास भी आ गया। एक्सेलरेशन में ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूँ, कितना एक्सेलरेशन है, इतना इस पार्ट के लिए भी और इस पार्ट के लिए भी, दोनों के लिए एक्सेलरेशन सेम है। अब यहाँ पे फिर वही बात कि स्ट्रिंग का क्या रोल है, कि स्ट्रिंग फोर्स को ट्रांसफर करती है। फोर्स आप यहाँ लगा रहे हो, ये फोर्स यहाँ तक इफेक्टिव है, ये वाला एंड भी आगे बढ़ रहा है रोप का, फोर्स आपने यहाँ लगा रखा है, तो यहाँ से यहाँ तक फोर्स को कौन, ये स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग कितना फोर्स ट्रांसफर करेगी, जितना फोर्स इस पार्ट पे लग रहा होगा, और इस पार्ट पे कितना फोर्स लग रहा होगा, फाइंड कर लेते हैं, एफ डैश। मास, ये इस पार्ट का मास हो गया, इनटू एक्सेलरेशन कितना है, एफ अपॉन एम, एम से एम कैंसिल, तो आपको टेंशन आ गया इतना। ये देखिए, सेम कंसेप्ट यूज कर, ठीक है। और देखते, तो देखिए, कभी कहीं पे आपको ये वेइंग मशीन वाला क्वेश्चन भी मिलेगा कि इसमें क्या है, एक लिफ्ट है, एलिवेटर, ठीक है, इस लिफ्ट के अंदर एक वेइंग मशीन रखी है। हालांकि बड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन है, बट मान लीजिए लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर एक वेइंग मशीन है और वेइंग मशीन के ऊपर एक आदमी अपना वेट वे कर रहा है। ये सिचुएशन है, मैंने हमेशा आपसे कहा सिचुएशन को एनालाइज करना जरूरी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। तो अब अच्छा, ऐसी सिचुएशन एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे भी, अब अक्सर आपने वो ये वाली सिचुएशन तो थोड़ी ऑकवर्ड है कि लिफ्ट के अंदर वेइंग मशीन कहाँ होती है, पर रेलवे स्टेशन में आपने देखा होगा अक्सर वेइंग मशीन होती है ना। और जब ट्रेन पास हो रही होती है प्लेटफॉर्म से, तो प्लेटफॉर्म वाइब्रेट करता है। वो सिचुएशन और ये सिचुएशन मिलती जुलती है, सेम कंसेप्ट आप वहाँ के लिए भी लगा सकते हैं, बताऊँगा। पहले वेइंग मशीन की बात बता दूँ कि वेइंग मशीन की रीडिंग बताओ कह रहे हैं आपसे, और 3 केसेस में बतानी है आपको रीडिंग। इस वेइंग मशीन की रीडिंग आपको 3 केसेस में बतानी है। पहला केस कि जो ये एलिवेटर है, ये एलिवेटर एक कांस्टेंट स्पीड से या तो ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, यानी इसके मोशन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। दूसरे केस में ये एक ए एक्सेलरेशन के साथ मान लीजिए ऊपर जा रही है। अब तीसरे केस में इतने ही एक्सेलरेशन से ये नीचे आ रही है। तीनों केसेस में आपको वेइंग मशीन की रीडिंग बतानी है, वेइंग मशीन की रीडिंग।
अब यहाँ पे क्या बात समझनी है कि वेइंग मशीन के ऊपर जब आप खड़े होते हैं तो वेइंग मशीन के ऊपर आप खड़े होंगे तो वेइंग मशीन आपके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगी और वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उतना ही होगा जितना आप वेइंग मशीन पे लगा रहे होंगे। अब आप अपने वेट के बराबर लगा रहे हैं या उससे ज़्यादा लगा रहे हैं या उससे कम लगा रहे हैं, वो डिपेंड करता है, वो आप इस क्वेश्चन में देखेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि आप वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हैं तो अपने वेट के बराबर ही फोर्स उस पर आप लगा रहे हैं। ठीक है, लगा भी सकते हैं, नहीं भी, तो वही इस क्वेश्चन में समझना है। लेकिन वेइंग मशीन का रिएक्शन आपको बता देगा कि आप कितना फोर्स वेइंग मशीन पे लगा रहे हैं, उतना ही वो रिएक्ट करेगी और वही उसकी रीडिंग होगी। यानी वेइंग मशीन की रीडिंग का मतलब क्या, वेइंग मशीन का रिएक्शन। दिस इज टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये पहले फोर्सेस मार्क करता हूं। तो इस पर्सन का वेट mg और इस पे वेइंग मशीन का रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n। पहले केस में एक्सेलरेशन 0 है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो पहले केस में जिसमें कि एक्सेलरेशन नहीं है तो आप कुछ भी कर दीजिए, mg माइनस n कर दीजिए, n माइनस mg कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। तो मैं n माइनस mg कर देता हूँ, ये नेट फोर्स हो गया इक्वल टू 0 बिकॉज देयर इज नो रिएक्शन, तो n इक्वल टू mg। ये पहला केस, यानी वेइंग मशीन कितना रिएक्ट कर रही है, जितना इस पर्सन का वेट है उतना ही रिएक्ट कर रही है। तो ये तो हो गया आपका केस नंबर 1 का सॉल्यूशन। सेकेंड केस के सॉल्यूशन के लिए क्या होगा कि सेकेंड केस में जो वेइंग मशीन, जो एलिवेटर है वो a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है ये, तो फिर ये एक्सेलरेशन इस पर्सन के लिए भी है। तो अब क्योंकि ऊपर जा रहा है तो ये डोमिनेट करेगा, ये अपोज करेगा, तो आप क्या लिखेंगे, n माइनस एन जी। ऊपर जा रहा है तो ये डोमिनेटिंग है, ये अपोज कर रहा है, तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी यहाँ से n कितना आएगा, mg प्लस na। तो आप देखो वेइंग मशीन का जो रिएक्शन फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन, वो वेट से ज़्यादा आ गया, यानी यहाँ पे इसका जो रीडिंग आएगी वो mg प्लस ma आएगी। और यही एलिवेटर या यही लिफ्ट अगर a एक्सेलरेशन से नीचे जा रही होती, सॉल्यूशन ऑफ पार्ट, बार बार मैं गलत लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन ऑफ पार्ट सी। अब क्योंकि नीचे जा रही है, ये डोमिनेटिंग है, तो mg माइनस n नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ से n आएगा mg माइनस na। इस बार ये वेट जो बता रही है, वो जो रीडिंग दे रही है वो एक्चुअल वेट से कम है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हैं तो फिर वेइंग मशीन का रिएक्शन बताएगा आपको कि आप कितना लगा रहे हैं वेइंग मशीन पे। तो कोई जरूरी नहीं वेट के बराबर, पहली सिचुएशन में आपने देखा वेट के बराबर रिएक्शन दिया उसने, तो रीडिंग भी आपका एक्चुअल वेट बताएगी। सेकेंड केस में वेट से ज्यादा, थर्ड में वेट से कम। यही सिचुएशन रेलवे प्लेटफॉर्म में अगर आप वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हैं और जिस समय अपना वेट आप वे कर रहे हैं उसी समय एक ट्रेन पास होती है, तो प्लेटफॉर्म के वाइब्रेशन से आपकी रीडिंग में डिफरेंस आ सकता है। कि मान लो प्लेटफॉर्म ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन है, प्लेटफॉर्म नीचे जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन है, या वो रेस्ट पे है, तीनों सिचुएशन वहाँ भी बन जाएंगी। तो वेइंग मशीन वाला केस याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक फिक्स पुली देख पा रहे हैं, ये वाली पुली फिक्स्ड है, एक स्ट्रिंग पास होती है इस पुली से और स्ट्रिंग का दूसरा एंड एक दूसरी पुली के साथ अटैच्ड है, ये मूवेबल पुली है। फिर इस मूवेबल पुली से एक स्ट्रिंग और पास होती है, इस स्ट्रिंग का एक एंड फिक्स है, दूसरे एंड पे एक और पुली है, फिर इस पुली से भी एक स्ट्रिंग पास हो रही है, इस स्ट्रिंग का भी एक एंड फिक्स है और दूसरे एंड से मास अटैच्ड है, आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर एक आदमी है जो जिसने इस स्ट्रिंग को पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है, स्ट्रिंग को पकड़ के रखा हुआ है। ये सिचुएशन है, आपसे करेंगे बताओ कि व्हाट फोर्स दिस पर्सन मस्ट अप्लाई ऑन द स्ट्रिंग, कि इस आदमी को इस स्ट्रिंग पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा पूरे सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए। इक्विलिब्रियम आपको याद होगा, नेट फोर्स 0, इक्विलिब्रियम, तो कितना लगाना पड़ेगा ये पूछ रहे हैं। तो क्या करेंगे, तो डेफिनेटली क्या होगा कि इसका वेट लगेगा नीचे mg, इस ब्लॉक का, इस पर्सन का वेट नीचे लगेगा mg अगर इसका मास m है,
और ये पर्सन अगर इस स्ट्रिंग को एफ फोर्स से नीचे पुल करता है, एफ फोर्स से इसने नीचे पुल किया, यानी ये फोर्स तो पर्सन ने स्ट्रिंग पे लगाया, तो फिर क्या पड़ा था एक्शन रिएक्शन कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये आदमी इस स्ट्रिंग को इतने फोर्स से नीचे पुल कर रहा है, तो स्ट्रिंग भी इस आदमी को इतने ही फोर्स से ऊपर पुल करेगी, जिसको आप कहते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग, एंड टी जो होगा वो एफ के बराबर होगा। टी मस्ट बी इक्वल टू एफ। अब इस स्ट्रिंग पे कितना टेंशन आया टी, तो यहां भी कितना लगेगा टी, क्योंकि एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन होता है। फिर ये दूसरी स्ट्रिंग है, तो इस स्ट्रिंग का टेंशन पुली के हिसाब से देखो तो T2, इस पुली के हिसाब से T2। फिर इस पुली के, ये वाली पुली के हिसाब से स्ट्रिंग का टेंशन देखो तो ये भी T2, ठीक है। इस पुली के हिसाब से इधर लगेगा और इस पुली के हिसाब से इधर लगेगा। अब इस स्ट्रिंग में ये फिर एक नई स्ट्रिंग है, तो इसका टेंशन अलग, तो इस पुली के हिसाब से ये नया टेंशन मान लो T3, तो यहाँ भी T3, और इस ब्लॉक के हिसाब से भी कितना होगा T3। अब आप देख लो क्या होगा कि दिस T2, ये देखो T2, अगर मैं इसको अलग से बनाऊं ये वाले को, तो क्या सिचुएशन है, T2 ऊपर लग रहा है और T3 डाउनवर्ड ये लग रहा है, तो क्या सिचुएशन बन रही है, T2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ T3। फिर ये वाली सिचुएशन देखो आप, इसको अलग से बनाओ तो इसमें क्या हो रहा है, T लग रहा है ऊपर और ये दो लग रहे हैं नीचे, कितने लग रहे हैं T2, यानी कि T इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ T2, ठीक है। तो अगर मैं इनको कंबाइन कर दूं यहाँ पे, तो T2 की वैल्यू यहाँ डाल दूं, तो क्या होगा कि T इक्वल्स टू 4 टाइम्स T3, ये आ रहा है, ये T आ रहा है, दिस इज द वैल्यू ऑफ T इन टर्म्स ऑफ T3। अच्छा, अब ये ब्लॉक रेस्ट में है, तो ये ब्लॉक रेस्ट में है, तो रेस्ट के लिए क्या होगा, रेस्ट में होने के लिए क्या होगा कि दिस T3 मस्ट बी इक्वल टू mg, तो T3 mg के इक्वल होना चाहिए, सही है। तो हमें T की वैल्यू मिल गई, क्योंकि T3 मिल गया तो T भी मिल गया, तो हमारे पास T कितना आया, T आया 4 टाइम्स T3 मतलब mg, ये आया। अब आप देखिए कि इसका खुद का वेट mg है पर्सन का, ठीक है, और इस पर्सन पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा n, और इस स्ट्रिंग का जो टेंशन है वो भी इस पर्सन पे लग रहा होगा, क्योंकि इस पर्सन ने F फोर्स से नीचे पुल किया था, जिसकी वजह से स्ट्रिंग में एक टेंशन डेवलप हुआ T। अब इसका वेट डाउनवर्ड और ये नॉर्मल रिएक्शन, तो पर्सन के हिसाब से देखूं तो एक फोर्स तो पर्सन पे लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, एक फोर्स इस पे लग रहा है T, और एक फोर्स इसका अपना वेट mg, और ये रेस्ट पे है, तो क्या होना चाहिए, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, यानी n प्लस T मस्ट बी इक्वल टू mg, जिसमें से T मुझे पता है 4 mg है, 4 mg, सॉरी, ये आया। तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा, mg माइनस 4 mg। अब आप कहेंगे सर आपने नॉर्मल रिएक्शन क्यों निकाला, नॉर्मल रिएक्शन क्यों निकाला, इसलिए निकाला कि ये पर्सन का जो वेट है वो तो है ही, अब इसने क्योंकि स्ट्रिंग में भी फोर्स लगा रखा है, तो स्ट्रिंग भी इस पे फोर्स लगा रही होगी, तो वो इस नॉर्मल रिएक्शन को इफेक्ट करेगा नहीं, तो सरफेस तो उतना ही नॉर्मल रिएक्ट करेगी जितना ये पर्सन इस सरफेस पे लगा रहा होगा, जितना फोर्स ये पर्सन इस सरफेस पे लगा रहा होगा तो सरफेस तो उतना ही रिएक्ट करेगी, इसलिए n हमने फाइंड किया, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, mg माइनस 4 mg। तो दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द पर्सन ऑन द सरफेस, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि ये पर्सन इस सरफेस पे कितना फोर्स लगा रहा है, ये आप बताइए, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे। कुछ कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड इन द वे कि मैं और ज़्यादा पूरे क्वेश्चंस अभी इसमें नहीं ले पाया इस वीडियो में, क्योंकि लंबा हो रहा है वीडियो। सो वेरी सून आई विल कम अप विद अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस, थोड़ा और डिफिकल्टी लेवल इसमें बढ़ाते हैं और वैरायटी लाते हैं, तो एक वीडियो और बनाऊंगा आपके लिए, उसको जरूर देखिएगा, पहले तो इसको देखिएगा और इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आप कोशिश करिएगा।
जो भी बुक या रिफ्रेशर या जो भी आप एक्सरसाइज जहाँ से भी आप कर सकते हैं। और जब मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा तो उसके एंड पे आपको एक क्वेश्चनर मैं बना के दूंगा, उसको फिर आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा तो बात बनेगी। ठीक है, पिछले वीडियोस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के सारे देख लीजिए, कंसेप्ट वहाँ छुपे पड़े हुए हैं, यहाँ तो हमने अप्लाई किया सीधे सीधे, उनको जरूर देखिए, तब आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। तो वेरी सून आई विल बी हेयर विद अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस इन अनदर वीडियो। तो फिर देखते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर द टुडे। सब्सक्राइब करिए प्लीज़, सब्सक्राइब जरूर करिए। आप देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा तो लगता नहीं है, लेकिन आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका भी काम हो गया, मेरा भी हो गया। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप जब देखते हैं तो सब्सक्राइब करिए, और आपके लिए कह रहा हूँ कि वीडियो पूरा देखिए, आधा अधूरा मत देखिए, आराम से बैठ के पूरा वीडियो देखिए तसल्ली से, आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे आई होप। ठीक है, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।